नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम 1885 से लेकर 1947 तक के पूरे घटनाक्रम को यहां पर देख रहे हैं। उनसे जुड़े हुए सारे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम के लिए, उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हुए चलते हैं, ताकि आपको पूरा घटनाक्रम कि क्या क्या उस समय घटित हुआ, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन सब का आइडिया मिल जाए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, रटने की ज़रूरत आपको ना पड़े। ये हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चौथी क्लास है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बंगाल विभाजन के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, सूरत विभाजन समेत कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए उनको देखा था। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम मुस्लिम लीग के गठन के बारे में बात करेंगे और इससे क्या क्या जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे कि क्यों बनी थी मुस्लिम लीग, किसके द्वारा बनाई गई, कौन अध्यक्ष था और क्या इनकी मांग थी। दूसरा, इसके बाद हम मोर्ले मिंटो सुधार के बारे में बात करेंगे कि इस अधिनियम के तहत आखिर क्या चेंजेस हुए थे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है। इसके बाद हम दिल्ली दरबारों के बारे में बात करेंगे, 3 दिल्ली दरबार और क्यों 1911 वाला फेमस है, और बंगाल विभाजन को रद्द करने के अलावा क्या क्या डिसीजन यहां पर लिए गए। इसके बाद लखनऊ समझौते के बारे में देखेंगे, नरम दल गरम दल का एकीकरण और लीग और कांग्रेस का समझौता, किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया, क्या समझौता, उन सारी चीजों को देखेंगे। और फिर एंड में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, तिलक का होम रूल लीग, एनी बेसेंट का होम रूल लीग, कौन अध्यक्ष, कौन सचिव, किसका कार्यक्षेत्र कहां और क्या मिला होम रूल आंदोलन से, उन सबको देख जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से बनते हैं। इनके बीच में 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं, उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। 1912 में हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, किस किस को फांसी हुई, और साथ में 1917 का मॉन्टेग्यू का घोषणा पत्र, जिसे अगस्त घोषणा पत्र कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो उसे भी इसी वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे मुस्लिम लीग के गठन के साथ। देखिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो लगातार बढ़ रही थी। तो उस राष्ट्रवादी भावना को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति थी उसको अपनाना शुरू कर दिया, और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस विरोधी संस्था या संगठन बनाने के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया। और इसी क्रम में, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो पूर्वी बंगाल का गवर्नर था ब्लूमफील्ड, वो कह भी चुका था कि मुसलमान हमारे चहेते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स भी इसीलिए थे ताकि मुसलमानों को कांग्रेस के प्रति यहां पर खड़ा किया जा सके, एक संस्था बनाने के लिए। इसी क्रम में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है 1906 में। 1906 में अक्टूबर के माह में शिमला के अंदर जो उस समय भारत का वॉयसरॉय था मिंटो द्वितीय, इससे एक मुस्लिम शिष्टमंडल आकर मिलता है। किसके नेतृत्व में? आगा खान के नेतृत्व में। पहले बैकग्राउंड को समझते हुए चलें, तभी आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो 1 अक्टूबर 1906 को यह मुलाकात होती है मिंटो के साथ, शिमला में होती है, और किसके नेतृत्व में? आगा खान के नेतृत्व में। यहां पर मांग की जाती है मुसलमानों को एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का, और कहा जाता है यहीं पर मिंटो के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया। और फिर ये आए वापस पूर्वी बंगाल में, जो आज का बांग्लादेश है। वहां पर आकर इन्होंने बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाएं करनी शुरू कर दी। ऐसे ही एक सभा का आयोजन किया गया था 30 दिसंबर 1906 को। ये सभा ढाका में आयोजित की गई। जो उस समय ढाका का नवाब था सलीमुल्लाह खान, इसके आमंत्रण पर इस सभा का आयोजन किया गया, और इसी सभा में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906। कहां पर हुई? ढाका पे हुई। किसके आमंत्रण पे हुई? उस समय ढाका का नवाब कौन था? सलीम उल्लाह खान। इसीलिए इसे मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष ये बनाया गया था आगा खान को। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। संस्थापक पूछेगा सलीम उल्लाह, जैसे कांग्रेस का संस्थापक एओयू, पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, उसी प्रकार यहां पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर लखनऊ में था, बनी ढाका में है, लेकिन जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में बनाया गया।
उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था जब मुस्लिम लीग बनी है? तो था मिंटो द्वितीय, जिसने इनको आश्वासन दिया था और उसके बाद ही मुस्लिम लीग ने या जो मुसलमान थे उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और सभाएं आयोजित करी। उन्हीं में से एक सभा थी ये वाली। ठीक है, उस समय संयुक्त सचिव कौन बनाए गए इसके? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष तो ये हो गया, संस्थापक सलीमुल्लाह हो गया। संयुक्त सचिव बनाए गए मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। इन दोनों के नाम भी याद करना, क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा मुस्लिम लीग का संविधान बनाया जाता है। क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग का संविधान किस अधिवेशन में बना? तो 1907 के कराची अधिवेशन में बना और इस संविधान को बनाते हैं ये दोनों, और ये दोनों कौन है? संयुक्त सचिव थे। ठीक है, मुस्लिम लीग का संविधान कराची अधिवेशन में आयोजित दूसरे अधिवेशन में किया गया। पहला अधिवेशन तो ढाका में हो गया, दूसरा अधिवेशन कराची में हुआ जहां पर इनका संविधान बनाया गया। और इस संविधान के तहत जो इनका नया संविधान बना था, जो पहला अधिवेशन हुआ वो 1908 के अमृतसर में आयोजित किया गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है मुस्लिम लीग का। ठीक है, मुस्लिम लीग का तीसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ, 1908 में हुआ और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग यहां पर की गई। प्रश्न आता है सीधा, मैं आपको हर बार कहता हूं, मैं बताते हुए चलता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करता है, कैसे बन चुके हैं और कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन आता है यहां पर से इस लाइन से कि मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन की मांग कब की गई? अब 1906 नहीं करना, 7 नहीं करना, सीधा 8 करना है, अमृतसर अधिवेशन में करी गई। इस मांग को, जो ये अलग निर्वाचन की मांग थी, इस मांग को अंग्रेजों के द्वारा 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार था उसमें मान लिया गया। तो इन्होंने मांग कब करी? 1908 में। अंग्रेजों का समर्थन इनको पहले से था, उन्हीं के कहने पर ये मुस्लिम लीग बनी थी, तो मांग करते ही अगले ही साल इनको यहां पर मान लिया गया। सैयद अमीर अली द्वारा लंदन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित करी गई। तो लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा कब स्थापित हुई? 1908 में। और किसने स्थापित करी? सैयद अमीर अली ने। इस सुधार में और क्या क्या था, क्या क्या बातें थी, उनको हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद कीजिए, मांग 8 में हुई, पूरी 1909 में हो गई। कौन सा था वो? मॉर्ले मिंटो सुधार। जिन्ना ने प्रारंभ में मुस्लिम लीग की स्थापना का विरोध किया। जब मुस्लिम लीग बनी तो जिन्ना ने शुरुआत में इसका विरोध किया, लेकिन बाद में 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गया और 1916 में तो ये अध्यक्ष भी बन गया था मुस्लिम लीग का, जब लखनऊ समझौता होता है। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग के गठन को लेकर और उनके जो शुरुआती अधिवेशन थे 3, उनको देखा, संयुक्त सचिव को देखा, अध्यक्ष, संस्थापक और कहाँ बनी, क्यों बनी, वो सब हमने देखा। मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या थे? कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से क्या मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य नहीं था? 3 इनके प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ये इनका उद्देश्य था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना, यानी मुसलमानों को वफादार दिखाना अंग्रेजों के प्रति, ये भी किसका काम था? उद्देश्य था, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट था, कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों में घृणा पैदा करना, यह काम भी किसका था? उद्देश्य मुस्लिम लीग का। एग्जाम में इसके साथ चौथा पॉइंट दे देता है, अलग राष्ट्र की मांग। तो शुरुआत में मुस्लिम लीग में अलग राष्ट्र का मांग इनका उद्देश्य नहीं था, इसको ध्यान रखना। 1940 में आती है ये बात। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग और उसके हमने उद्देश्य को देखा। अब उस अधिनियम को देखते हैं जिसके तहत इनकी मांग को मान लिया गया। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, ये पारित किया गया 1909 में। इसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं और इसे हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं। तो ये वाला नाम हो, चाहे परिषद बोले, चाहे शासन बोले, चाहे मॉर्ले मिंटो सुधार बोले, तीनों एक हैं। कब आया था मॉर्ले मिंटो सुधार? 1909 में। जो भारत सचिव था उस समय, उसका नाम था मॉर्ले और जो वाइसरॉय था उसका नाम था मिंटो, और इन्हीं दोनों के नाम पर इसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था वो देखिए। इस अधिनियम के तहत 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस, 2 इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए, दोनों को समझते हुए चलें। पहला पॉइंट है, पहली बार भारत सचिव
और वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। देखिए, जो भारत सचिव होता था ये लंदन में बैठता था, इसकी एक कार्यकारिणी परिषद थी, और जो वायसरॉय है जो भारत में रहता था इसकी भी एक परिषद होती थी। एक तरीके से आप समझ लीजिए, दोनों का अपना अपना मंत्रिमंडल था, दोनों की अपनी अपनी परिषद थी। तो इन दोनों की परिषदों में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया इसी मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक है, वायसरॉय की जो कार्यकारिणी थी इसमें सबसे पहले सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया गया। प्रश्न आता है, आपने देखा होगा कि वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और कब इनको शामिल किया गया? 1909 के अधिनियम के तहत। जो भारत सचिव की परिषद थी उसमें सबसे पहले केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। तो अब जब वायसरॉय की परिषद पूछ सकता है कि पहला कौन था, तो सचिव की भी पूछ सकता है, तो दोनों को याद करेंगे। तो पहला चेंज क्या किया? वायसरॉय और सचिव की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। जो ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा हैं, इनको विधि अधिकारी बनाया गया था वायसरॉय की परिषद में। वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। बाद में ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर भी बने, और इतने बड़े पद तक जाने वाले ब्रिटिश काल में ये एकमात्र भारतीय थे। ठीक है, भारतीयों को ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, लेकिन जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, पहले व्यक्ति जो वायसरॉय की परिषद में गए, विधि अधिकारी बने, उसके बाद इनको बिहार और उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया गया। तो इतने ऊंचे पद तक पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। तो ये पहला चेंज था मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत। अब आते हैं दूसरा जो चेंज हुआ था। दूसरा चेंज था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान। देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल था क्या? इसका मतलब यह था, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, कि ऐसे क्षेत्रों को पहचान किया जाएगा जहां पर कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और उसको वोट देने वाले भी केवल मुस्लिम होंगे, यानी मुस्लिम नेता और मुस्लिम जनता। तो यह था आपका पृथक निर्वाचन मंडल। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसको भी बोला जाता है कि मुस्लिम नेता को मुस्लिम चुनेंगे, दूसरों को दूसरे चुनेंगे, इस तरीके से। तो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान कब किया गया? 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया। इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहां पे करी गई। जो ये कार्य यहां पर किया गया, अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाकर, यानी बंटवारा कर दिया। जैसे अभी होता है ना कि नेता को सारी जातियों के लोग, सारे धर्मों के लोग वोट देते, तब ऐसा कर दिया कि केवल मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा। तो इसके बारे में मिंटो ने एक स्टेटमेंट दिया। मिंटो कौन है? वायसरॉय है उस समय। पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। तो पृथक निर्वाचन के बारे में यह स्टेटमेंट किसने दिया था? मिंटो ने दिया था, जो उस समय वायसरॉय था। इसी स्टेटमेंट को कई जगहों पर घुमा कर दे दिया है, जैसे कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। अलग अलग तरीके से शॉर्ट में मिंटो ने कहा था कि जो हम ये कर रहे हैं इसका परिणाम बहुत घातक होगा। ठीक है, ये मिंटो का स्टेटमेंट था। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक मिंटो को ही माना जाता है, क्योंकि इसी के काल में आया था मॉर्ले मिंटो सुधार। तो ये आपका मॉर्ले मिंटो सुधार था, जिसका जनक किसको माना जाता है? भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक मिंटो को माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि इसी अधिनियम के बाद भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत की यहां पर शुरुआत हो गई थी। तो ये हमने मुस्लिम लीग और मॉर्ले मिंटो सुधार को देखा कि कैसे उसकी मांग को इसने मान लिया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक, दिल्ली दरबार की तहत। देखिए, बंगाल का विभाजन हो चुका था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो भी 1908 तक आते आते लगभग खत्म हो चुका था। उसके बाद मॉर्ले मिंटो का सुधार। इसी बीच 1911 में जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मैरी, ये भारत दौरे पे आए, और इनके भारत आने पर एक राजकीय दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली दरबार के हिस्ट्री के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? देखिए, ब्रिटिश काल में टोटल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहला दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरा 1903 होगा यहां पर, ठीक है, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 में। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगा। वायसरॉय उस समय लिप्टन था।
इस दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड की रानी थी, उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया और साथ में केसर ए हिंद की उपाधि दे दी गई। अब ये क्वेश्चन आता है, रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया? तो आप कहेंगे 1877 में जो पहला दिल्ली दरबार लगा था उसमें। ठीक है, दूसरा दिल्ली दरबार लगा था 1903 में। 1903 में जो इंग्लैंड के राजा थे एडवर्ड सप्तम, उनका राज्य अभिषेक हुआ और उस अवसर पर दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार का वाइसरॉय इस समय कौन था? कर्जन था, और यह सबसे ज्यादा खर्चों वाला दिल्ली दरबार था। आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा खर्च कौन से दिल्ली दरबार में हुआ था, तो आप कहेंगे जो दूसरा वाला था 1903 का। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा दिल्ली दरबार। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया। उस समय वाइसरॉय था हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इसके काल में हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मैरी ये भारत आए और इनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। एकमात्र दिल्ली दरबार था ये जिसमें सम्राट स्वयं आया था। इससे पहले राजा नहीं आए थे, रानी नहीं आई थी भारत में। ये पहला और एकमात्र दिल्ली दरबार है जिसमें राजा खुद आया था। इसमें क्या डिसीजन लिए गए उनको देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर लिए गए। ठीक है, पहला डिसीजन था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तीसरा जो दिल्ली दरबार था 1911 में, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अरुंडेल समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनर्गठन किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया, बंगाल का पुनर्गठन किया गया और ये सिफारिशें करी थी अरुंडेल समिति ने। इस समिति का गठन 1906 में मिंटो करता है। यह जो पुनर्गठन किया गया बंगाल का, ये भाषा के आधार पे किया गया। यानी जो बंगाली भाषा बोलते हैं उनको अलग कर दिया, जो आसामी कहते हैं उनको अलग कर दिया, जो बिहारी हैं उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो जो बंगाल का पुनर्गठन हुआ 1911 में, वो भाषा के आधार पे हुआ। बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। इस समय जो ये बिहार है, आज का बिहार प्लस उड़ीसा है। ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। कब हुआ था अलग? 1912 में। असम को कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया, तो असम को भी बंगाल से अलग कर दिया और एक कमिश्नरी क्षेत्र इसको बना दिया गया। तो ये पहला डिसीजन था जो बंगाल विभाजन के तहत लिया गया। दूसरा जो फैसला था वो था दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। अभी तक राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। पेपर में आता है दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित हुई, तो आंसर होगा 1911। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तब आंसर होगा 1912। ठीक है, नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटेन से एक वास्तुकार को बुलाया गया जिसका नाम था एडविन लुटियंस। पूछा जाता है ना, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? लुटियंस था। ठीक है, तो ये आपके दो मेन फैसले जो तीसरे दिल्ली दरबार में लिए गए थे, उनको हमने डिटेल में देखा। इसी बीच देखिए, जब 1911 में घोषित कर दिया कि दिल्ली राजधानी बनेगी, अप्रैल 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई, लेकिन अभी वाइसरॉय भारत का जो था उस समय वो दिल्ली में नहीं आया था। वाइसरॉय का दिल्ली में प्रवेश निर्धारित किया गया कि 23 दिसंबर 1912 को वो दिल्ली में प्रवेश करेगा। अपने पूरा जो उसका ऑफिस वगैरह था वो सारे तामझाम के साथ वो दिसंबर में दिल्ली में एंटर करेगा वाइसरॉय। राजधानी बन चुकी है। तो जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में प्रवेश किया वाइसरॉय हार्डिंग ने, उसी समय हार्डिंग के ऊपर रासबिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया जिसे हम कहते हैं हार्डिंग बम कांड। 1912 में हुआ था। इस बम कांड में वाइसरॉय था जो हार्डिंग द्वितीय, हालांकि वो बच जाता है, केवल घायल यहां पर होता है। लेकिन इस घटना के बाद कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंत में मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद को फांसी यहां पर दे दी जाती है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसे हार्डिंग बम कांड के लिए फांसी दी गई थी, तो इन तीन शहीदों का नाम आपने याद करना है। ठीक है, बम किसने फेंका था? रासबिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था। तो ये हार्डिंग बम कांड है, क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करते हुआ था, तो यहीं पर ध्यान रखेंगे। तो ये हमने दिल्ली दरबार और एक एक पॉइंट को यहां पर मैं आपको समझाते हुए चला। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन की। देखिए 1908 में
तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको बर्मा भेज दिया गया था मांडले जेल में 6 साल की सजा। 1914 में वो वापस आए और वापस आने के बाद 1916 में एक और आंदोलन की शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक। उसी को कहते हैं होम रूल आंदोलन। अब इसके बारे में देखेंगे, इसके तथ्यों को यहां पर जानेंगे। इसके बाद लखनऊ समझौते पे चलेंगे। ठीक है, भारत में होम रूल की अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी। तो आयरलैंड से ली गई है होम रूल की अवधारणा। प्रश्न आता है सबसे पहले होम रूल की स्थापना कहां हुई? और आयरलैंड में हुई थी। सर्वप्रथम आयरलैंड के नेता रेडमोंड ने होम रूल लीग स्थापित करी थी। तो आयरलैंड से ही भारत में आया था होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट। भारत में होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखना। और जब भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ उस समय वाइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वाइसरॉय था। ठीक है, अब दोनों के होम रूल में क्या अंतर था, दोनों के होम रूल से क्या क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तिलक का होम रूल देखते हैं। पहले स्थापना हुई 28 अप्रैल 1916 को। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना करी गई। इनकी होम रूल लीग को महाराष्ट्र होम रूल लीग भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत इन्होंने पुणे से करी थी और इसका जो कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रांत और बरार, बंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र जिसमें गुजरात भी शामिल है, पूरा कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, इन सब में एक्टिव थी तिलक की होम रूल। शुरुआत कहां से करी? पुणे से करी। हेडक्वार्टर कहां बनाया इन्होंने अपनी होम रूल का? यह बनाया था कर्नाटक के बेल गांव में। पदाधिकारियों की बात करें तो तिलक के होम रूल में पदाधिकारी थे 2। NC केलकर ये सचिव थे, जोसेफ बैप्टिस्ट ये आपके अध्यक्ष थे। तो संस्थापक तिलक हैं, स्थान पुणे है, हेडक्वार्टर बेलगांव है, कार्य क्षेत्र आपके ये सारे हैं, सचिव केलकर थे और अध्यक्ष बैप्टिस्ट को बनाया गया और इनका उद्देश्य था स्वराज प्राप्ति। ठीक है, तो ये तिलक का होम रूल लीग था। एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट के होम रूल की स्थापना 1 सितंबर 1916 को होती है। तिलक ने कब बनाई थी? 28 अप्रैल को। और एनी बेसेंट कब बना रही हैं? सितंबर में बना रही हैं। ठीक है, जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी इसका स्वरूप अखिल भारतीय स्वरूप था। जैसे तिलक वाली को महाराष्ट्र होम रूल लीग कहते हैं, इनकी होम रूल लीग को अखिल भारतीय होम रूल लीग कहते हैं। तो अगर आपसे इस तरीके से आ जाए कि अखिल भारतीय होम रूल लीग किसने स्थापित करी, ऑप्शन में दोनों के नाम दे दे तो आप बेसेंट का नाम चुनेंगे। ठीक है, और पहले किसने करी है? तो पहले करी है तिलक ने। इन्होंने इसकी शुरुआत मद्रास के अडियार से करी और इसे ही इन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया। तो तिलक की होम रूल का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेलगांव में था और बेसेंट का जो था वो मद्रास के अडियार में था। इनका जो क्षेत्र था वो अखिल भारतीय क्षेत्र था, यानी तिलक के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब जगहों पर एक्टिव थी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने जो इनकी होम रूल लीग थी इसका प्रचार अपने 2 समाचार पत्र कॉमनवील और न्यू इंडिया। क्वेश्चन आता है न्यू इंडिया और कॉमनवील नामक समाचार पत्र किसने निकाले? एनी बेसेंट ने। और इन्हीं दोनों के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया। तिलक ने भी उनके जो अपने समाचार पत्र थे मराठा और केसरी, उनके माध्यम से अपने होम रूल का प्रचार किया। क्वेश्चन आता है इनमें से किस समाचार पत्र ने होम रूल के प्रचार प्रसार में योगदान दिया? तो 4 समाचार पत्र, 2 तिलक के, 2 एनी बेसेंट के। ठीक है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का जो सचिव था वो जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। ठीक है, इनका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करना, ये इनका उद्देश्य था। जून 1917 में लीग के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर लीग के मुख्य नेता एनी बेसेंट, अरुंडेल, वीपी वाडिया, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया जून 1917 में। काफ़ी विरोध हुआ क्योंकि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी काफ़ी फैल चुकी थी, काफ़ी फेमस ये हो चुकी थी। तो इनको गिरफ्तार करने के बाद एक भारतीय थे सुब्रमण्यम अय्यर, इनको उस समय सर की उपाधि प्रदान की गई थी। इन्होंने इन सबकी गिरफ्तारी के विरोध में अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी। ये वाला जो पॉइंट है आपका, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन आता है सुब्रमण्यम अय्यर का संबंध किससे है, यानी ये किससे संबंधित हैं? एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखना।
बाद में जब होम रूल लीग का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा, इनको गिरफ्तार करने के बाद भी कुछ काम ना बना, तो अंग्रेज़ों के द्वारा फिर एक चाल चली गई और अंग्रेज़ एक घोषणा पत्र लेकर आए जिसे कहते हैं 1917 की अगस्त घोषणा। गिरफ्तार किया गया था नेताओं को जून 1917 में। अगस्त 1917 में, एग्जैक्ट डेट की बात करें 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया। एक क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की बात कौन से वर्ष में कही गई? तो 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में कही गई। भारत सचिव था उस समय मॉन्टेग्यू। इसने ब्रिटेन की सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई और साथ में कहा गया कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें जो राजा होगा वो जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कब की गई? 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के तहत। जो उदारवादी नेता थे उन्होंने इस घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा यानी भारत का अधिकार पत्र कहा था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। बाद में 1919 का जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है, कहा जाता है वो होम रूल लीग का ही आपका मेन प्रभाव था। और पहली बार देखिए बात कही गई थी 1917 में, पहली बार उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत करी गई। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो होम रूल लीग का यह प्रभाव था कि मॉन्टेग्यू को घोषणा करनी पड़ी, उत्तरदायी सरकार की पहली बार बात कही गई और 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, वो इसी का परिणाम था होम रूल आंदोलन का, ठीक है। होम रूल आंदोलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना लाला लाजपत राय ने करी थी 1915 में। तो भारत से पहले अमेरिका में स्थापित हो चुकी थी। किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने। लंदन में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई और इसमें योगदान था डी ग्राहम पोल का, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। तिलक और बेसेंट की होम रूल शाखाओं का विलय 1918 में कर दिया गया। अभी तक तो दोनों की होम रूल अलग अलग थी। 1918 में दोनों का विलय कर दिया गया और 1920 में जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, इन दोनों का मिला के जो बना था उसका नाम बदल दिया गया। 1920 में स्वराज सभा इसका नाम कर दिया गया। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, आपको दे दिया प्रश्न कि स्वराज सभा इनमें से किसका नया नाम है? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम था, ठीक है। नया नाम बाद में क्या हो गया? स्वराज सभा। तो ये था आपका होम रूल आंदोलन। कहाँ शुरू हुआ? सबसे पहले कहाँ से आया था? आयरलैंड से आया था। भारत में किसने किया? कहाँ कहाँ किया? कौन संबंधित व्यक्ति हैं? क्या प्रभाव रहा? मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र और उसके बाद किस तरीके से यहाँ दोनों लीगों का विलय हुआ, कब हुआ? 1918 में हुआ। उन सब बातों को हमने देखा। तो ये आपका होम रूल से जुड़े हुए सारे प्रश्न इस सिंगल वीडियो में हमने देखे। 1916 का ही दौर था, होम रूल बन चुके थे क्योंकि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे जनरली वो दिसंबर में होते थे। होम रूल बनी आपकी तिलक की अप्रैल में और एनी बेसेंट की सितंबर में। तो जो होम रूल के नेता थे इन्होंने कांग्रेस का एकीकरण करने में यहां पर योगदान दिया। क्वेश्चन आता है कांग्रेस का एकीकरण में मुख्य योगदान किसका था? तो होम रूल नेताओं का था जिसमें तिलक और बेसेंट थे, ठीक है। ये एकीकरण हुआ लखनऊ समझौते में जो कि 1916 में आयोजित किया गया। तो चलिए अब इसको देखते हैं। कांग्रेस का लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 में। जो ये कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ, वार्षिक अधिवेशन 1916 का, ये लखनऊ में हुआ और इसी को लखनऊ समझौता कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा करी गई थी, ठीक है। इस समझौते के तहत या इस अधिवेशन में दो समझौते होते हैं, ठीक है। सिर्फ गरम दल नरम दल में समझौता नहीं होता है, यहाँ पर दो समझौते होते हैं। पहला, कांग्रेस का एकीकरण कर दिया गया, यानी जो गरम दल और नरम दल थे उन दोनों ने यहाँ पर भाग लिया और कांग्रेस का एकीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा, यहां पर मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था कांग्रेस का और इस वजह से इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का एकीकरण तो है 1916 में हुआ, लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। दोनों समझौतों में योगदान व्यक्ति कौन कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस के एकीकरण में जो योगदान करता थे वो थे एनी बेसेंट और साथ में बाल गंगाधर तिलक।
मुस्लिम लीग के साथ जो कांग्रेस का समझौता हुआ उसमें कौन कौन थे? उसमें एक था जिन्ना और साथ में थे बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक दोनों जगह थे। लीग के साथ समझौते में ये दो थे और कांग्रेस के एकीकरण में ये दो थे। ठीक है, समझौता हुआ क्या? कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के लिए मोर्ले मिंटो के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है 1909 में, कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया था। हालांकि अंग्रेजों ने तो पूछा नहीं था, अंग्रेजों ने तो इसको लागू करना ही था, लेकिन इसको कांग्रेस का समर्थन नहीं प्राप्त था। कांग्रेस ने इसको औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ठीक है, पृथक निर्वाचन आपका चलता रहेगा, और यह स्वीकार किया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 ढाका। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग कब करी? 1908 अमृतसर। मुस्लिम लीग की मांग कब पूरी हुई? 1909 मोर्ले मिंटो सुधार। पृथक निर्वाचन की शुरुआत कब से हुई? 1909 मोर्ले मिंटो सुधार। कांग्रेस के द्वारा मुस्लिमों की इस मांग को कब स्वीकार किया गया? 1916 लखनऊ अधिवेशन। और आगे चलकर यही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, जो यहां पर वो सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार कर लेते हैं। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बार अलग अलग बुक्स में दिया गया है कि लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था, और मैंने आपको कहा यहां पर लखनऊ समझौते का जो मेन अर्थ है वो लीग से समझौता है। कांग्रेस का एकीकरण तो हुआ, लेकिन लखनऊ समझौता जो मेन आता है वो इनके संदर्भ में आता है। तो मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया, यानी उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हो रहा था उसका विरोध किया था। ठीक है, कांग्रेस और लीग का समझौता असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद भंग हो गया था। यह समझौता चलता रहा, लेकिन जब 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, उसी के साथ जो लखनऊ समझौता था वो खत्म हो गया। तो लखनऊ समझौता खत्म कब हुआ इसको भी हमने देख लिया। इस समझौते में क्योंकि जिन्ना का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे मैंने कहा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते में दो व्यक्ति थे, तिलक और जिन्ना। तो जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया सरोजनी नायडू के द्वारा। प्रश्न आता है, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? आप कहेंगे सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कहा? तो आप कहेंगे जिन्ना को कहा। ठीक है, वो इसी अधिवेशन की सफलता के बाद कहा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मिले और शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया गया। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था 1916 के अधिवेशन में, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आ चुके थे। यहीं पर चंपारण के जो किसान थे राजकुमार शुक्ल, उनके साथ महात्मा गांधी की मुलाकात हुई। यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में जो 3 कटिया प्रथा थी उसके बारे में बताया और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम चलेंगे तीसरे आंदोलन के चरण की तरफ, जिसमें हम गांधीवादी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो यहां तक आपका जो सेकंड चरण था उग्रवादी चरण, उसको हमने देखा। अगले वीडियो में महात्मा गांधी के एंट्री के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका का पूरा घटनाक्रम देखेंगे, क्यों गए थे अफ्रीका, कब गए थे, वहां क्या क्या हुआ, क्या क्या क्वेश्चन वहां से आते हैं, उन सबको देखेंगे। और फिर उसके बाद हम अगले वीडियो से चंपारण आंदोलन की तरफ, अहमदाबाद मिल आंदोलन की तरफ, खेड़ा आंदोलन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने मुस्लिम लीग की स्थापना देखी, हमने मोर्ले मिंटो सुधार देखा, दिल्ली का दरबार देखा, होम रूल आंदोलन, और अंत में कांग्रेस का हमने एकीकरण करवाया और लीग का कांग्रेस के साथ समझौता करा के राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से आज हमने मिला दिया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।